नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू के सांबा जिले में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। सीज फायर में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। रात करीब 12:30 बजे के आसपास सरहद पार से गोलीबारी हुई। नारायणपुर पोस्ट पर करीब 1 घंटे तक फायरिंग की खबर है। तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। इससे पहले भी यही जम्मू का इलाका जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई नापाक हरकत के सबूत भारत में सरहद पार बसे गांवों की घरों की दीवारों पर साफ तौर पर नजर आ रहे थे। और अब एक बार फिर से ये पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई, पहले की तस्वीर है। इसमें गोलियों की आवाज के साथ पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग, सब कुछ आप देख सुन पा रहे हैं। और एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। सीज फायर में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। आप जानते हैं कि बॉर्डर पर, सरहद पर सबसे आगे जो प्रहरी होते हैं वो हमारे बीएसएफ के जवान होते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जब इस बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो फिर उसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी। रात करीब 12:30 बजे के आसपास ये हुआ है, जब सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। नारायणपुर पोस्ट है जहां करीब 1 घंटे तक ये फायरिंग हुई है। और आपको सीधे लेकर चलेंगे सांबा से। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं पहले अजय बाचलू से, आज सुबह का अपडेट क्या है इस इलाके में। अजय, देखिए रोमाना, मैं इस समय उसी रामगढ़ सेक्टर में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप हरे पेड़ देख रहे हैं ये पाकिस्तान का सैदोवाल का इलाका है, जहां से बीती रात पाकिस्तान ने इस हमाकत को अंजाम दिया। अब लेटेस्ट अपडेट ये है, ये देखिए मेरे पीछे एक खेत है जहां पर फसल जो है पूरी तरह से तैयार है रोमाना, और ये फसल काटने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा। और इस तरफ सड़क देखिए, ये सड़क है रोमाना जो नारायणपुर पोस्ट की तरफ जाती है। इस सड़क पर भी सन्नाटा पसरा है। किसान कुछ एक यहाँ आ रहे हैं अपने खेतों का जायजा लेने के लिए कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। ऐसे ही एक किसान हमारे साथ है, राजन, आप भी यहाँ आए थे खेतों का पता करने, क्या पता लगा आपको? हम रात को जब करीब 12 बजे के करीब जब हमें पता चला कि छोटे उसके साथ गन के साथ फायरिंग हो रही है, तो हम अपने घरों के अंदर चले गए और जो बंकर बनाए हुए हैं उसके अंदर चले गए। तो हम सुबह जब खेतों में आए, बीएसएफ ने मना कर रही है कि अब ये हालात जो है ख़राब हैं खेतों में, हमारी फसल पूरी तैयार पड़ी है, हमारी फसल जो है इस वक्त काटने के कगार पर है, लेकिन हमें खेतों में नहीं जाने दिया जा रहा। क्या बताया जा रहा है? फायरिंग? हाँ, फायरिंग पहले भी कुछ दिन पहले भी फायरिंग हुई थी अरनिया सेक्टर में, तो अभी इधर रामगढ़ सेक्टर में हुई है रात को, और एक जवान भी बोल रहे हैं कि घायल हो गया है। तो यहाँ पर रोमाना स्थिति ये है कि किसान ये कह रहे हैं कि हमें खेतों में नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन बीएसएफ का ये कहना है कि एहतियातन ये कदम उठाया गया है क्योंकि सीमा पर लगातार फायरिंग हुई है। और ये कोई रोमाना इस इलाके में या इससे सटे हुए अरनिया इलाके में पहली घटना नहीं है। ये बीते महीने से बात करूं तो चौथी या पांचवी ऐसी घटना है जहां लगातार पाकिस्तान इस तरह से युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर न केवल अग्रिम चौकियों पर जो तैनात रहते हैं बीएसएफ के जवान उन्हें टारगेट कर रहा, बल्कि कुछ एक मामलों में हमने ये देखा कि रिहायशी इलाकों को टारगेट करके पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की गई है, जिसका माकूल जवाब भी बीएसएफ दे रही है। लेकिन इस बीच एक खबर ये आ रही है कि बीएसएफ का एक जवान जो है वो गंभीर रूप से इस फायरिंग में घायल हुआ है, और ये बीएसएफ का जवान जो है अग्रिम चौकी पर अपना जो है ड्यूटी दे रहा था जब पाकिस्तान ने उन्हें निशाना बनाकर ये फायरिंग की है। रोमाना, बिल्कुल सीज फायर का उल्लंघन जो रह रहकर अब पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और इसी वजह से अब भारतीयों के मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि अब की बार पाकिस्तान मांगे तगड़ा प्रहार। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो फायरिंग की गई है, जरा जान लीजिए आप किस तरीके से 2018 में ऐसी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से 2140 बार ये नापाक हरकत अंजाम दी गई। 2019 में 3479 बार, 2020 5133 और 2021 में
ये 664 बार, जिसके बाद 24 फरवरी 2021 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच ये तय पाया गया है, लेकिन अब उस समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से बार बार किया जा रहा है। जो सीजफायर 24 फरवरी की तारीख थी 2021 में तय पाया गया था कि उसके नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से किया नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शोपियां में आतंकवादियों से इनकाउंटर, टीआरएफ का एक आतंकवादी मारा गया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो शोपियां में टीआरएफ का ये आतंकवादी जो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ से जानते हैं, आसिफ कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या नाम इस टीआरएफ के आतंकवादी का, क्या मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये था आसिफ? जी नहीं रोमाना, ये जो मिलिटेंट हैं जिसकी पहचान मयस्सर अहमद डार के तौर पर की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये पिछले ही हफ्ते सक्रिय होकर टीआरएफ में शामिल हुआ था और एक हफ्ते के भीतर ही सुरक्षा बलों ने इसको ना सिर्फ घेरा बल्कि मार भी गिराया। लेकिन बता दूं कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि पिछले हफ्ते में श्रीनगर, बारामूला और पुलवामा में पुलिसकर्मियों और प्रवासी मजदूरों पर एक बार फिर से हमले शुरू हो गए थे और इनकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी, जिसके बाद नए डीजीपी आर स्वान ने इस बात की पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि एक नया ऑपरेशन ऑल आउट सर्दियों के दिनों में चलाया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ एक्टिव मिलिटेंट्स यानी सक्रिय मिलिटेंट्स को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि उनके समर्थकों और उनके साथ काम करने वाले ओजीडब्ल्यूज को भी सक्रिय तौर पर निशाना बनाया जाएगा। और इसी की कड़ी आज का ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ना सिर्फ श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा जैसी जगहों पर हो रहे थे, लेकिन शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे। और इसी की कड़ी में आज रात में ये घेराबंदी की गई, जिसमें मयस्सर को मार गिराया गया और आने वाले दिनों में इस तरीके के और ज्यादा ऑपरेशन होंगे, इसके भी संकेत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कामयाबी, टीआरएफ का ये आतंकवादी शोपियां इलाके में ढेर। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जरा कुछ आंकड़े आपको दिखाती हूँ। इसी साल के ये आंकड़े हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में इस साल जो कुल आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं वो 61 हैं, जिसमें 72 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे 23 जवान भी शहीद हुए हैं और 11 आम नागरिक जो इस आतंकवादी हमले की चपेट में आए हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में इस साल का पूरा लेखा जोखा आपने देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कैश फॉर क्वेरी, ये मामला, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। आज लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसकी बैठक होगी और कमेटी महुआ की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर सकती है। ये बड़ी खबर है। शाम 4 बजे एथिक्स कमेटी की बैठक होनी है। कमेटी आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप सकती है और उसमें एथिक्स कमेटी की तरफ से सिफारिश की जा सकती है महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की। लोकसभा सांसद हैं महुआ मोइत्रा, टीएमसी पार्टी है उनकी, और ऐसे में जिस तरीके से संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे, मामला गरमाया। इसकी शिकायत निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से की, जिसके बाद उन्होंने मामला एथिक्स कमेटी को भेज दिया। एथिक्स कमेटी के सामने पिछली बार पेश हुई थी महुआ मोइत्रा। हालांकि उस दौरान महुआ मोइत्रा की तरफ से आरोप भी लगाए गए थे कि एथिक्स कमेटी में उनसे अभद्र सवाल पूछे गए। और अब आज एथिक्स कमेटी अपनी सिफारिश महुआ मोइत्रा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत हद तक तलवार लटक रही है महुआ मोइत्रा पर, उनकी सदस्यता जा सकती है। एथिक्स कमेटी की तरफ से सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की जा सकती है लोकसभा अध्यक्ष को। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, बताइए जरा दर्शकों को विस्तार से, एथिक्स कमेटी की तरफ से सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो रद्द करने की सिफारिश लोकसभा अध्यक्ष को की जा सकती है। तो मतलब तलवार लटकती हुई सदस्यता पर महुआ मोइत्रा की। निश्चित तौर पर रोमाना, और आज जो एथिक्स कमेटी की शाम को 4 बजे बैठक होनी है संसद भवन परिसर में,
वहां पर जो बैठक होगी उसके सामने एक रिपोर्ट रखी जाएगी। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तौर पर बताया जाएगा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, और अगर सही पाए गए हैं तो वो किस आधार पर, और जो बयान तमाम दर्ज किए गए हैं, जो हलफनामे आए हैं एथिक्स कमेटी के सामने, उन सबका ब्यौरा होगा उस रिपोर्ट में। और क्योंकि जो एथिक्स कमेटी है इसमें अलग अलग सदस्य होते हैं, और इस वजह से ये जो तमाम सदस्य होंगे उनकी मौजूदगी में सवाल पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट बनी है, क्या हम सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। जब उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस रिपोर्ट को एडॉप्ट कर लिया गया है, और इसका मतलब ये होगा कि उस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर के सचिवालय में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद में लोकसभा स्पीकर इस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लेंगे। और क्योंकि सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने की भी सिफारिश की जाए या हटाए जाने की भी सिफारिश की जाए, तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर इसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। और वो तब होती है जब जो कोई भी सेशन शुरू होता है, यानी कि अब हमको पता है कि विंटर सेशन शुरू होगा अगले 1 महीने में, तो उस दौरान जब पहला दिन होगा उसी दिन इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखा जाएगा, और सदन का एक तरीके से जो कंसेंसस लेकर के उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी महुआ मोइत्रा पर लटक रही है सदस्यता जाने की तलवार। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे इस खबर पर। अब बिहार का रुख करेंगे, जहां विधानसभा में आरक्षण कोटा बढ़ाने वाला बिल आज पेश किया जा सकता है। आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया है, और इसमें अगर ईडब्ल्यूएस का कोटा मिला दिया जाए तो मतलब ये 75% पर पहुंच जाएगा। आरक्षण की नई व्यवस्था के मुताबिक ईबीसी 25, ओबीसी 18, एससी 20, एसटी 2 और गरीब सवर्ण 10% आरक्षण उन्हें मिलेगा। तो इस तरीके से यह आंकड़ा बैठ जाता है 75% पर। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, ये आरक्षण वाला बिल बिहार विधानसभा में आज रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से हमने देखा था जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सभी पार्टियां एक सुर में बात करती हुई नजर आई थी, वही इस आरक्षण वाले बिल पर भी तस्वीर देखने के लिए मिलेगी बिहार विधानसभा में। देखिए, बीजेपी तो समर्थन करेगी। बीजेपी ये पहले ही कह चुकी है 2 बजे विधानसभा विधान परिषद में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश होना है। 2 हिस्सों में पेश होगा। पहला शिक्षक संस्थानों में आरक्षण, और दूसरा जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। टोटल 50 से 65% करने का इसमें प्रस्ताव है, और ईडब्ल्यूएस को जोड़ दे तो 75 होगा। लेकिन मामला कहां फंस सकता है मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यहाँ 50 से 75 हो रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस को जोड़ दें तो झारखंड पड़ोसी राज्य यहाँ पर वहाँ सेम पैटर्न पे यहाँ की तरह विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था। वहाँ 77% किया गया था आरक्षण। तो राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इस पर मंतव्य लिया था। उन्होंने कहा था कि ये संभव नहीं है, तो वहाँ मामला लटक गया। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही मामला लटक गया। तो क्या बिहार में भी मामला लटकेगा? क्या राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी? ये देखना होगा। बीजेपी तो कह रही है कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन क्या राज्यपाल से वो बात करेगी? क्या केंद्र सरकार से बात करेगी? ये भी देखना होगा। बात यह है कि अगर कानूनी पहलू के चलते ये मामला लटक जाए, लंबित हो जाए, वो आगे की बात। फिलहाल आज बिहार विधानसभा में सदन से इस आरक्षण बिल के पास होने में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, कोई इफ, कोई बट नजर आता नहीं। मतलब यहां विधानसभा में इसका रास्ता बिल्कुल आसान है, और आगे ये लागू होगा या नहीं, ये कानून के अड़ंगा इसमें लग जाएगा या नहीं, इस सवाल से इतर सियासी तौर पर इसका सीधा फायदा अगर कोई उठाता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश में तो वो महागठबंधन ही है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का 2024 चुनाव को लेकर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन बीजेपी समर्थन करिए। बीजेपी साथ में ये भी करिए कि आप पंचायत और नगर निकाय में भी आरक्षण लागू कीजिए। महागठबंधन को अभी थोड़ी बढ़त है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बार बार समर्थन की बात कह रही है, तो बीजेपी भी ज्यादा पीछे इस मामले पे नहीं है। लेकिन 24 चुनाव में इस दाव से नीतीश को कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर ये मामला फंसेगा भी, ये भी देखना पड़ेगा। जी, और इस बीच वो अमर्यादित बोल नीतीश कुमार के, वो मामला बिहार में सियासी तौर पर कुछ नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आज भी नीतीश कुमार को विधानसभा के भीतर बीजेपी की तरफ से उस मामले पर प्रहार सहने पड़ सकते हैं?
बिल्कुल, इस मुद्दे पर बीजेपी चुप नहीं रहने वाली है। भले नीतीश माफी मांग लिए, 3 बार माफी शब्द का प्रयोग किए, सदन के अंदर भी माफी मांगे, लेकिन बीजेपी उनको माफ करने के मूड में नहीं है। आज भी 11:15 बजे विधानसभा पोर्टिको में बीजेपी की सभी महिला विधायक प्रदर्शन करेंगी और 12:30 बजे इसी मुद्दे पर बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा से राजभवन तक मार्च करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बीजेपी सीधा करिए कि नीतीश आप इस्तीफा दीजिए, तभी बात बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका शशांक, इस तमाम अपडेट के लिए। आगे भी नजर बनाइएगा, जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच नीतीश कुमार जो हैं वो आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात कर रहे हैं। वहीं सुशील मोदी बीजेपी के सांसद राज्यसभा के, उनका कहना है पंचायतों में भी आरक्षण बढ़ाना चाहिए। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करने का ऐलान किया गया है, परंतु पंचायत और नगर निकाय के बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसके बारे में भी बिल आना चाहिए। जब सरकारी नौकरियों में आप बढ़ा रहे हैं तो पंचायत में अभी केवल 37% आरक्षण है, वहाँ तो 50 आसानी से हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जिस अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया जाना है, पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में भी और आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। चुनावी राज्य तेलंगाना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट के घर पर IT की रेड हुई। पी श्रीनिवास रेड्डी के ठिकानों पर छापा, हैदराबाद और खम्मम में तलाशी ली गई है। तो इनकम टैक्स विभाग IT का ये एक्शन तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवार के घर पर, हैदराबाद में भी, खम्मम में भी ये तलाशी ली गई है। तो एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसी का एक्शन चुनावी राज्य में, जिसको लेकर अब सियासी तूफान यकीनन उठेगा। लगातार जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से निशाने पर बीजेपी सरकार को लिया जाता है, ये कहते हुए कि केंद्र की सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और अब चुनावी माहौल में चुनावी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवार के घर पर IT का ये एक्शन। बात प्रदूषण की, वो प्रदूषण जो दिल्ली NCR के लिए नासूर बन चुका है। 7 नवंबर तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में है और यही वजह है कि अब प्रदूषण को कम करने के लिए मास्टर प्लान पर काम होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पहली बार केजरीवाल सरकार कृत्रिम बारिश मतलब आर्टिफिशियल रेन कराएगी। 20 नवंबर के आसपास दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। इसके लिए IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान सौंप दिया है। आपको ये भी बता दें, मंगलवार को IIT कानपुर की दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक हुई। अब 10 नवंबर को दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने को लेकर उठाए जा रहे कदम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देगी और सर्वोच्च न्यायालय से कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार की मदद दिलाने की गुजारिश भी करेगी। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार कृत्रिम बारिश कैसे होती है, आर्टिफिशियल रेन ये कैसे कराई जाती है, तो ये भी जान लीजिए आप। दरअसल एयरक्राफ्ट की मदद से केमिकल का छिड़काव किया जाता है, बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे किया जाता है, केमिकल के असर से पानी की बूंदें बनती हैं, पानी जमा होने से बादल भारी हो जाते हैं और फिर बरस जाते हैं, मतलब बारिश हो जाती है। तो कैसे होती है ये कृत्रिम बारिश, बताते हैं आपको विस्तार से। देखिए किस तरीके से एयरक्राफ्ट की मदद से केमिकल का छिड़काव किया जाता है, बादलों के बीच ये सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे जो कर दिया जाता है, उससे केमिकल के असर से पानी की जो बूंदें हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। पानी जमा होने से बादल जो है वो भारी हो जाता है, मतलब वो काले घने बादल जो कहते हैं ना, जो पानी लिए होते हैं अपने भीतर, वैसे हो जाते हैं और फिर भारी होने की वजह से बारिश हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है आर्टिफिशियल रेन कराने का।
दुनिया के कई मुल्कों में, कई देशों में ये तरीका जो है अपनाया जाता है कृत्रिम बरसात कराने के लिए। देखिए, कृत्रिम बारिश में कितना खर्च आता है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल डबल इंजन एयरक्राफ्ट का किराया ही 85,000 रुपए प्रति घंटा होता है। अगर 100 घंटे बारिश करानी हो तो 1 करोड़ रुपए देने होंगे, और अगर पूरे सीजन के लिए ये किराए पर लेना हो तो फिर इसका किराया 50 लाख रुपए हो सकता है। साथ ही जो केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा उसका खर्च भी 70 से लेकर 90 लाख रुपए तक आ सकता है। तो नकली बारिश पर कितना खर्च, जैसा कि हमने आपको बताया, एयरक्राफ्ट से लेकर केमिकल तक का पूरा खर्च, ये पूरा ब्यौरा आपके सामने। 85,000 रुपए घंटा तो सिर्फ एयरक्राफ्ट का किराया ही हो गया। 100 घंटे बारिश करानी है तो मतलब 1 करोड़ रुपए का सीधा हिसाब बैठ गया। रडार का किराया एक सीजन का वो 50 लाख रुपए, और केमिकल का खर्च वो 70 से लेकर 90 लाख रुपए तक का बैठ सकता है। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा खर्च का। इसी वजह से दिल्ली सरकार की तरफ से 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जब वो क्या कदम उठा रही है प्रदूषण से निपटने के लिए, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो केंद्र की सहायता दिल्ली सरकार को दिलवाए सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश कराने की, ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है, इस बारे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने जो खास बातचीत की है, अब जरा वो सुनिए। दिल्ली में लोगों को आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलेगी। इसको लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल एक बड़ी बैठक की है और बैठक में ये फैसला लिया है कि जल्द ही दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जानी है। हमारे साथ खुद गोपाल राय जी हैं इस बारे में बातचीत करने के लिए। सर, ये हमने पिछले कई सालों से सुना कि आप इस पर काम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो क्या वाकई इस साल लोगों को ये आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलेगी? हम कोशिश यही कर रहे हैं। हमने पहले 12 सितंबर को एक्सपर्ट के साथ मीटिंग की थी और उसमें आईआईटी कानपुर ने एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उनका जो प्रेजेंटेशन था वो बुंदेलखंड में उन्होंने बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं हो रही है, बादल हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंट किया था। उस पर मैंने उनसे कहा था कि दिल्ली के लिए एक प्रपोजल आप तैयार करें। तो उसको उन्होंने मॉडिफाई करके और कल सेकेंड राउंड हमारी मीटिंग हो जिसमें उन्होंने हमारे सामने रखा है। हमने उनसे कहा है कि एक डिटेल प्रपोजल जो है आप तैयार करें, क्योंकि उनको बारिश कराने के लिए मिनिमम 40% जो है क्लाउड चाहिए। तो वो ऐसा अनुमान वो बता रहे थे कि 20-21 के आसपास हो सकता है। उसको देखते हुए हमने उनसे कहा है प्रपोजल सबमिट करें, और अगर उनका प्रपोजल आज आ जाता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसको रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लियरेंस चाहिए। तो ये 60 टाइम में सारा क्लियरेंस करके और हम कोशिश करेंगे कि भाई 20 से 21 में एक वो पायलट प्रोजेक्ट हो, क्योंकि वो करने के बाद ही फिर आइडिया लग पाएगा कि उसका प्लस माइनस क्या है। तो उसके लिए हमने बोला है कि वो प्रस्ताव सबमिट करें। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारे क्लियरेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बादलों को भी देखना है कि बादल हैं कि नहीं है। लेकिन लोगों के मन में थोड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि आर्टिफिशियल रेन होती क्या है, कैसे होती है। आप लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप समझा पाएँ कि किस तरीके से जो है ये रेन कराई जाएगी और कैसे संभव हो पाए। देखिए, जो उन्होंने जो हमारे सामने रखा था कि अगर बादल कम से कम अगर 40% हैं, 50% अगर बादल हैं, तो उसमें जो है वो हवाई जहाज़ के माध्यम से वहाँ पे क्लाउड सीडिंग होती है, यानी कुछ केमिकल्स उसमें जो है वहाँ पर सीड किए जाते हैं, और फिर उसके रिएक्शन से है, चेन रिएक्शन से फिर वो बारिश जो है वो होती है। तो इसमें बारिश कितने मतलब संभावना रहती है कि ज़्यादा बारिश अगर करनी हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा बादल की ज़रूरत है, या फिर आप इस पर डिपेंड करता है कि बादलों की क्या स्थिति रहती है उसके बाद ही तय हो पाएगा? निश्चित रूप से बादलों की जो स्थिति है वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो तो सारा जो साइंटिफिकल एनालिसिस जो है वो साइंटिस्ट पहले एनालाइज करते हैं और फिर उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बना करके वो लोग काम करेंगे। लेकिन सर, अक्सर ये हो रहा है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कि आप कुछ योजना का ऐलान करते हैं, वो वहाँ से मंजूरी नहीं मिल पाती है। ये बहुत बड़ी योजना आप लेके आ रहे हैं, आपने कहा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। आपको लगता है कि क्योंकि एलजी ने हालांकि कल मीटिंग की है, जिनके साथ आपने मीटिंग की है, इसको मंजूरी मिल पाएगी, इतना आसान होगा ये कर पाना? मेरे ख्याल से ये केवल दिल्ली सरकार और एलजी का ही मसला नहीं है, इसमें बहुत सारे क्लियरेंस केंद्र सरकार से चाहिए। तो देखो, इतने कम समय में तो एक ही संभावना है कि सारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एलजी, सब सुप्रीम कोर्ट सब मिल करके जब प्रयास करेंगे तभी इसको करना जो है संभव होगा। तो इसमें बहुत सारे करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने ये देखा कि अभी जो स्थिति बनी हुई है तो हमारी कोशिश है कि हर प्रयास किया जाए और उसमें दिल्ली सरकार लगी हुई है।
सवाल सर अब ऑड इवन को लेकर भी पूछा जा रहा है। हालांकि पहले आपने घोषणा करी कि 13 तारीख से शुरू हो जाएगा। अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले आप तमाम डिटेल्स रखेंगे, स्टडी रखेंगे। 2 स्टडी आपने बताई थी, शिकागो की और एक दूसरी यूनिवर्सिटी की। उस स्टडी के आधार पर आगे चीज़ें होंगी। तो क्या सरकार तैयारी कर रही है या होल्ड है? लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो कब तक क्लैरिटी मिल पाएगी सर? नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उन्होंने कहा है वो स्टडीज़ जो हमारे पास है हम उनके सामने रख देंगे। अगर वो गो हेड करते हैं तो उसको हम लेके आगे बढ़ जाएंगे। कल शाम तक, शुक्रवार की शाम तक ये क्लियर हो जाएगा, ये होना है? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद तो होना चाहिए। एक और कल आपने घोषणा की थी कि ऐप बेस्ड जो गाड़ियां जो दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं हैं वो बंद हो जाएंगी। उसको लेकर भी लोगों के मन में थोड़ी सी वो है कि कौन सी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, ऐप बेस्ड वाली, सीएनजी वाली चलेंगी कि नहीं चलेंगी, तमाम सवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ऐप बेस दिल्ली के बाहर की जो टैक्सीज हैं उनको बंद करने के लिए दिया है। तो उस पर उन्होंने इतना ही लिखा है, उसमें उन्होंने सीएनजी का और इसका जिक्र नहीं है। उनकी जो ऑर्डर में लिखा है वो यही लाइन लिखी है कि ऐप बेस्ड जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। हो सकता है कि कल की सुनवाई में कोई और क्लियरिटी है बातचीत के लिए। तो दिल्ली में एक रोचक बात ये देखने को मिलेगी कि दिल्ली में आपको पहली बार आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग सारी मीटिंग्स कर ली हैं, सब कुछ तय हो गया है, बस एक फाइनल स्टडी जो है उनके पास पहुंच जाएगी जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और तमाम क्लियरेंस के बाद एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 20-21 तारीख के बीच जब दिल्ली के आसपास बादलों की संख्या ज़्यादा होगी, बादल ज़्यादा नजर आएंगे, उस दौरान ये रेन कराई जाएगी। और किस तरीके से होगी इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली में इस बार आर्टिफिशियल रेन देखने को लोगों को मिलती है या नहीं। कैमरामैन हसन के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अभिषेक बनर्जी से आज ईडी की पूछताछ। अभिषेक बनर्जी मतलब ममता बनर्जी के भतीजे, मतलब टीएमसी के नेता, उन्हीं से ईडी आज पूछताछ करेगी। ईडी ऑफिस के लिए निकल गए हैं अभिषेक बनर्जी। स्कूल जॉब स्कैम में ये पूछताछ जो ईडी अभिषेक बनर्जी से करेगी। कल ईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन भेजा था और अब आज पूछताछ जिसमें शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी निकल गए हैं। ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बनर्जी। कल ईडी की तरफ से समन किया गया था और आज अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने सवालों का जवाब देने के लिए निकल गए हैं। मामला स्कूल जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ है। कोलकाता में अपने घर से निकले अभिषेक बनर्जी। कोलकाता में ही ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं अभिषेक बनर्जी, जहां वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे। सियासी तौर पर टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है कि केंद्र, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रहा है। और ऐसे में ये स्कूल जॉब स्कैम मामला जिसमें ईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन किया था, और ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की जब कोलकाता में अपने घर से निकले अभिषेक बनर्जी। ईडी का समन, कल ईडी ने समन भेजा था और आज ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए अभिषेक बनर्जी निकल गए हैं अपने घर से। कुछ देर पहले की तस्वीरें, जिस समय अपने घर से निकले थे उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ईडी दफ्तर पहुंचेंगे अभिषेक बनर्जी, वहां पर ईडी के सवालों का जवाब देंगे। सियासी तौर पर मामला यकीनन इस रूप में गरमाएगा कि टीएमसी बीजेपी को निशाने पर ले रही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो विपक्षी दल हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए।